नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। तो दोस्तों आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मिलकर आज कुछ नया सीख लेते हैं। एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश वर्ष मात्रक है। आपको पता है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। दूसरा है एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, या फिर अगर आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। आगे देखिए एक पारसेक बराबर होता है, क्या होगा 3.26 प्रकाश वर्ष, या फिर 3.08 × 10⁻16 मीटर। आगे है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं, पारसेक होगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। आगे है एक पिको सेकेंड बराबर होता है। तो एक पिको सेकेंड 10⁻12 सेकेंड के। अगर पिको है तो 12 होगा, नैनो है तो 9 होगा, माइक्रो है तो 6 होगा, इसको याद रखिएगा। आगे है एक माइक्रोन बराबर होता है। तो एक माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। आगे है ठोस कोण की इकाई होती है। दोस्तों ठोस कोण की एस्टेरेडियन होती है। अगर कोण पूछता है तो रेडियन होगा। कोण की इकाई रेडियन और ठोस कोण की एस्टेरेडियन। आगे है एक बार कितने के बराबर होता है। तो एक जो बार होता है वो दाब मापने की इकाई है, वो होता है 10⁵ पास्कल के बराबर। आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं एक न्यूटन कितने बराबर होता है। तो जो एक न्यूटन होता है वह 10⁵ डाइन के बराबर होता है। आगे है एक जूल किसके बराबर होता है। इन सब में से ना एक या दो प्रश्न तो जरूर आपके एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे, ठीक है। देखते हैं एक जूल बराबर होता है। तो दोस्तों एक जूल जो होता है वह 10⁻7 वर्ग के बराबर होता है। उसी प्रकार के देखिए कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। दोनों कैसे मात्रक जूल ही होता है, ठीक है। तो कार्य हो, ऊर्जा हो या उष्मा हो, सबका ऐसे मात्रक जूल होता है या फिर न्यूटन मीटर होता है। आगे देखिए वेग या फिर त्वरण का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो उसका होता है ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकेंड वेग का होता है, और त्वरण क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्रति होगा, ध्यान दीजिएगा। आगे है एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। तो दोस्तों जो एंगस्ट्रॉम होती है वह लंबाई की है, या फिर प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक भी एंगस्ट्रॉम होता है। और एंगस्ट्रॉम एक प्रकार का दूरी ही है, लंबाई ही है, इसीलिए एंगस्ट्रॉम लंबाई का मात्रक होगा, ठीक है। आगे है कोणीय वेग की इकाई कितनी होती है। तो आप देखिए रेडियन प्रति सेकेंड होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होता है। 1 किलो राशि का वजन कितना होता है। ध्यान दीजिए 9.8 न्यूटन। आगे है एक वस्तु का अधिकतम भार होता है वायु में। किसी वस्तु का अधिकतम भार वायु में होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। आप लोग इसे जानते होंगे। अच्छा, गति का जो नियम है वो कौन दिया था जी, न्यूटन दिए थे। 3 गति के नियम दिए थे। गति के नियम संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आगे देखिए प्रक्षेप पथ होता है परवलयकार, परवलय के रूप का होता है, ठीक है। आगे रॉकेट का जो पलायन आधारित होता है तो न्यूटन के तृतीय गति नियम पर। रॉकेट न्यूटन के तृतीय गति नियम पर चलता है। आगे है गुरुत्वीय त्वरण एच का मान कितना होता है। आपको पता होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, जो गुरुत्वीय त्वरण जी है उसका जो अधिकतम मान और न्यूनतम मान कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए अगर अधिकतम मान की बात हो तो ध्रुव पर होगा, और न्यूनतम मान की बात हो तो भूमध्य रेखा पर होगा। इस बात को याद रखिएगा। जो गुरुत्वीय त्वरण जी का अधिकतम मान ध्रुव पर होता है और न्यूनतम मान भूमध्य रेखा पर होता है। आगे है जी का जो मान है शून्य कहाँ होता है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वह शून्य कहाँ होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। आगे है भू स्थिर उपग्रह होते हैं। जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं वह पृथ्वी से ना 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। अच्छा, भू स्थिर उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वह 24 घंटे का होता है। जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं उनका परिक्रमण काल कितना होता है, 24 घंटे होता है। अच्छा, पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो लगभग 1/81 है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों पलायन वेग का मतलब होता है कि अगर उस वेग से, उस न्यूनतम वेग से अगर किसी वस्तु को हम फेंकते हैं तो वह
पृथ्वी के वायुमंडल से दूर चली जाती है और पुनः पृथ्वी पर लौट के नहीं आती है। तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं के लिए जो पलायन वेग होता है उसका मान होता है 11.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और बाकी चंद्रमा के लिए 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अर्थात 1 सेकेंड में अगर आप 2.37 किलोमीटर दूर फेंक देते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? जहाँ भी गुरुत्वाकर्षण आएगा ना तो नाम आएगा हमेशा न्यूटन साहब का। अच्छा, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता जाता है, याद रखिएगा। आगे है पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? देखिए अभी बताए थे आपको भी और आपका प्रश्न आ भी गया। जो पृथ्वी है उसके लिए पलायन वेग का मान कितना होता है और बाकी सौरमंडल के लिए कितना होता है? तो पृथ्वी के लिए वही 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और सौरमंडल के लिए 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आगे है चंद्रमा पर किसी पिंड का जो भार होता है वह पृथ्वी पर से भार कितना होता है? 1/6 होता है। और कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 48 किलो का है तो चंद्रमा पर इसका छठा भाग कर दीजिए, 8 kg का हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा का जो चंद्रमा पर जो द्रव्यमान होता है किसी वस्तु का वह पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 हो जाता है। अच्छा, खींचे हुए रबर और खींचे हुए धनुष और खींची हुई कमानी में कैसी ऊर्जा संचालित रहती है, भंडारित रहती है? स्थितिज ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु के स्थिति का जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो स्थितिज है और जो गति कारण होती है वो गतिज ऊर्जा है। अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन सा करता है? कौन ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? तो डायनेमो, याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर। दोनों एक साथ है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर परिवर्तित करता है। आगे है फ्यूज तार का होता है प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। जो तार फ्यूज के लिए प्रयुक्त होता है उसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। अच्छा, हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, इसको याद रखिएगा। जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का होता है। आगे है हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। आगे देखिए, जो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको आकाश का दिखाई देता है काला, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। आगे है ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है जी? तो नरम लोहे का बना होता है। आगे है अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग का होता है? तो सबसे अधिक होता है बैगनी का और सबसे कम किसका होता है? लाल का, रेड का। दोस्तों ऐसे ही टॉपिक हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प हुई होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे की वीडियो